तुम हो। लुचैन एक पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ। लुचैन की बात सुनते ही किंगयू घबरा गई। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मालिक, अगर मैं वापस गई तो मुझे सज़ा मिलेगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। किंगयू आपकी अच्छी तरह सेवा करेगी। लुचैन ने उस हरे कपड़े पहने लड़की को देखा, जो लगातार सिर झुकाकर जमीन पर माथा टेक रही थी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। लुचैन ने धीरे से सांस भरी। इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नीचे के लोगों की सच में कोई कीमत नहीं है। जैसे वह खुद इस सेक्ट को अपना घर समझने लगा था और अगले ही पल उसी सेक्ट ने उसे बेच दिया। किंगयू इतनी जोर से माथा टेक रही थी कि उसका माथा लाल हो गया। आखिर लुचैन बोला, बस अब और मत झुको, उठ जाओ, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। किंगयू ने राहत की सांस ली और जल्दी से उठकर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उसने माथे पर आए खून की परवाह भी नहीं की और बोली, मैं पहले आपके लिए सफाई कर देती हूँ। पहले अपने माथे का घाव साफ कर लो। लुचन उसके साथ आंगन में आया और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं मालिक। किंगयू ने झाड़ू उठा ली और बड़ी फुर्ती से सफाई करने लगी। कुछ देर बाद पूरा आंगन चमकने लगा। लू चेन ने हैरानी से किंगयू को देखा। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद उसे लगभग हर काम आता था और वह हर काम बहुत सफाई और तेजी से करती थी। तभी लू चेन के पेट से भूख की आवाज आई। चिंगयू ने तुरंत हाथ का कपड़ा नीचे रखा, हाथ धोए और बोली, मालिक आप यहीं रुकिए, मैं अभी रसोई से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह दौड़ती हुई बाहर निकल गई। तभी लू चैन को याद आया कि कल शादी के बाद से लगातार घटनाएं होती रहीं और उसने अब तक एक निवाला भी नहीं खाया था। केवल मार्शल आर्ट्स के इन स्तर पर पहुंचने के बाद ही इंसान बिना भोजन के सिर्फ प्रकृति की ऊर्जा से शरीर को चला सकता था। लेकिन अभी वह उस स्तर पर नहीं पहुंचा था। खासकर मार्शल आर्ट्स साधकों को तो और भी ज्यादा भोजन चाहिए होता था, क्योंकि उन्हें लगातार ऊर्जा की जरूरत रहती थी। अब उसके पास एक निजी दासी थी, इसलिए कई छोटे छोटे कामों से उसे राहत मिलने वाली थी। लू चेन ने मन ही मन किंगयू को अपनी निजी दासी के रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ किंगयू जल्दी जल्दी रसोई में पहुंची और बोली, किन अंकल, मुझे दो लोगों का खाना दीजिए। एक हमारे मालिक के लिए है। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाले लोग तय समय पर खाना नहीं खाते थे, इसलिए रसोई में हर समय लोग काम करते रहते थे। कोई आग जलाता था तो कोई खाना गर्म करता था। थोड़ी देर बाद दो थालियां किंगयू के सामने रख दी गईं। उन्हें देखकर वह चौंक गई। दोनों में मोटे चावल, थोड़ा सा टोफू, कुछ हरी सब्जियां और एक छोटा सा चिकन का टुकड़ा था। ये वही खाना था जो घर के नौकर खाते थे, इसलिए किंगयू उसे अच्छी तरह पहचानती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि रसोई में रखे सुगंधित चावल, मांस, गोमांस और यहाँ तक कि दुर्लभ जानवरों का मांस मालिक के लिए क्यों नहीं दिया गया। उसने मुस्कुराकर किन अंकल से कहा, शायद आपने गलत सुन लिया। इनमें से एक खाना हमारे मालिक के लिए है। वे चींगे मिस के पति हैं। किन अंकल ने सिर हिलाकर कहा, किंगयू, बात ऐसी नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, मुझे देने की अनुमति ही नहीं है। उनकी बात सुनते ही किंगयू सब समझ गई। किसी ने पहले ही आदेश दे दिया था कि नए मालिक को भी नौकरों जैसा ही खाना दिया जाएगा। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि किंगे मिस के पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है और किंगे मिस इस पर नाराज क्यों नहीं है। उसने चुपचाप कहा, कि अंकल धन्यवाद, मैं चलती हूँ। फिर वह खाना लेकर जल्दी जल्दी वापस आंगन की ओर दौड़ पड़ी। उसे डर था कि कहीं मालिक ज्यादा देर भूखे न रह जाए। किंगयू जल्दी से खाना लेकर आंगन में पहुंची और बोली, मालिक, खाना आ गया। उसने खाने का डिब्बा खोला और गर्म खाना निकालकर लू चेन के सामने रख दिया। लू चेन ने देखा कि उसकी थाली में दो चिकन के टुकड़े, थोड़ा टोफू और कुछ हरी सब्जियां थीं। यह खाना पहले से कहीं बेहतर था। वह खाने ही वाला था कि उसकी नज़र खाने के डिब्बे में रखी दूसरी थाली पर पड़ी। उसमें सिर्फ साधारण हरी सब्जियां और टोफू था। लू चेन ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सिर्फ यही खाती हो? किंगयू ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, मालिक, हम नौकर लोग यही खाते हैं, लेकिन यह भी बहुत स्वादिष्ट होता है। लू चेन ने अपनी थाली की तरफ देखा और बोला, ये दो चिकन के टुकड़ों में से एक तुम ले लो। किंगयू ने घबराकर तुरंत हाथ हिलाया, नहीं मालिक, ये सब आपके लिए है। अगर किसी ने देख लिया कि मैंने आपका खाना खा लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। लू चेन ने दोनों थालियों को एक बार देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। ये देखकर चिंगयू ने राहत की सांस ली। खाना खत्म होने के बाद चिंगयू बगल वाले कमरे में बर्तन और डिब्बा धोने चली गई, जबकि लू चेन आंगन में एक लकड़ी का खंभा गाड़कर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा। उसके पास वांडाओ पेविलियन जैसा अद्भुत वरदान था, लेकिन मार्शल आर्ट्स की राह में लगातार अभ्यास ही असली ताकत देता है। इस समय वह जिस मार्शल आर्ट्स टेक्निक का अभ्यास कर रहा था, उसका नाम लीशन फिंगर था। यह उंगलियों से किया जाने वाला बेहद शक्तिशाली हमला था। मार्शल आर्ट्स की हर टेक्निक के 5 स्तर होते थे। शुरुआती स्तर, दक्षता, छोटा सिद्धि स्तर, महान सिद्धि स्तर और पूर्णता। लू चैन को यह टेक्निक वांडाओ पेविलियन से शुरुआत में ही मिली थी। पिछले 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अब छोटे सिद्धि स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका था। उधर किंगयू बगल वाले कमरे से उसे अभ्यास करते हुए देख रही थी। उसके पास मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वह टेक्निक को समझ नहीं सकती थी। लेकिन लू चैन की हर हरकत इतनी स्वाभाविक और मजबूत लग रही थी कि उसे बिना समझे ही महसूस हो रहा था कि उसका मालिक बहुत शक्तिशाली है। रात होने तक किंगयू को यह भी पता चल गया कि किंगे मिस के पति का नाम लू चैन है। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास खत्म होने तक लू चैन का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था।
किंगयू पहले कभी किसी की निजी दासी नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि एक निजी दासी को अपने मालिक की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। उसने जल्दी से पानी गर्म किया और चाहा कि वह लू चैन को नहलाने में मदद करे, लेकिन लू चैन ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। वह हंसते हुए मन ही मन सोचने लगा कि किसी लड़की से नहलवाने वाला दृश्य तो शायद सिर्फ ऐशो आराम की जगहों पर ही होता होगा, लेकिन वह कभी ऐसी जगह गया ही नहीं था और उसे ऐसी आदत भी नहीं थी। उसने किन्नू को बाहर भेज दिया और खुद लकड़ी के बड़े टब में बैठ गया। फिर उसने आंखें बंद की और उसका मन धीरे धीरे उसके दिमाग में मौजूद प्राचीन वंडाओ पवेलियन की तरफ चला गया। वह प्राचीन और रहस्यमयी भवन शांत प्रकाश छोड़ रहा था। लूचेन ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, वंडाओ पवेलियन अब सिर्फ एक दिन बाकी है, उसके बाद मैं फिर से इनाम प्राप्त कर सकूंगा। उसके चेहरे पर हल्की निराशा भी थी। उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा बहुत कमजोर थी, साधारण लोगों से थोड़ी बेहतर जरूर थी, लेकिन बस उतनी ही। वांडा पवेलियन में वह चाहकर किसी खास प्रकार का इनाम चुन सकता था, जैसे केवल टैलेंट वाली श्रेणी चुनना ताकि साधारण दवाइयां मिलने की संभावना कम हो जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए पहली बार 10 चांदी के सिक्के देने पड़ते थे और दूसरी बार 100 चांदी के सिक्के। लू चेन अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही च्यून सेट में शामिल हुआ था। वहां उसे वेतन भी चांदी में नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में मिलता था। उसके पास 10 चांदी तो दूर 100 तांबे के सिक्के भी नहीं थे। रात का आसमान तारों से चमक रहा था। उसी समय जियांग चिंगे और जियांग लिंग्यू टहलकर वापस लौट रही थी। जैसे ही वे जियांग परिवार के बाहरी हिस्से से गुजरी, जियांग चिंगे ने दूर उस हिस्से की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, वह यहीं रहती है ना? जियांग लिंग्यू पहले तो समझ नहीं पाई, फिर उधर देखकर बोली, ओह, आप लू चेन की बात कर रही हैं? वही सस्ते वाले जीजाजी यहीं रहते हैं। फिर उसने पूछा, दीदी क्या आप उनसे मिलने जाएंगी? जियांग चिंगे की आंखों में एक पल के लिए उलझन झलकी। अब उसका गुस्सा पहले जैसा नहीं रहा था। शांत होने के बाद उसने सोचा कि नकली इनर डिसाइपल बनकर यहाँ शादी करने आने का पूरा दोष शायद लू चेन का भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे से सारे भाव हटा दिए और ठंडी आवाज में बोली, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। जियांग लिंगो ने सिर हिलाया और कहा, तो चलिए वापस चलते हैं। तभी जियांग चिंगे बोली, रुको। जियांग लिंग्यू ने शांत स्वर में कहा, जाकर उससे पूछो कि क्या उसे कुछ कहना है, जैसे कि वह रहने की जगह बदलना चाहता हो। जब तक उसकी मांग ज्यादा न हो, पति पत्नी होने के नाते उसकी बात मानी जा सकती है। जियांग लिंग्यू ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं जाकर पूछती हूँ। वह अपने इस सस्ते जीजाजी को लेकर काफी उत्सुक थी, इसलिए तुरंत बाहरी आंगन के सीक क्षेत्र में बने लू चेन के छोटे से आंगन की ओर चल पड़ी। जियांग चिंगे वहीं खड़ी इंतजार करने लगी। उसे लगा कि उसने अपना इशारा साफ कर दिया है। गुस्से में उसने लू चेन को नौकरों वाले इलाके में रहने भेज दिया था, लेकिन अब सोचने पर उसे भी लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए उसने जियांग लिंग्यू को भेजा था। अगर लू चेन खुद रहने की जगह बदलने की बात करेगा तो वह उसे दूसरी जगह रहने की अनुमति दे देगी। जियांग लिंग्युए जब लू चेन के आंगन पहुंची तो अंदर झांक कर देखा। उसी समय लू चेन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। लू चेन ने जियांग लिंग्यू को देखते ही तुरंत अभ्यास रोक दिया। शिंग्यू से अलग जियांग लिंग्युए निंग्युआन 5वें स्तर की मार्शल आर्टिस्ट थी और उसकी शक्ति लू चेन से भी एक स्तर अधिक थी। उसके सामने लिशान फिंगर जैसी असाधारण मार्शल आर्ट्स टेक्निक दिखाना समझदारी नहीं थी। दूसरी ओर जियांग लिंग्यू की आंखों में हल्की हैरानी झलक थी। भले ही लू चेन ने तुरंत अभ्यास रोक दिया था, लेकिन एक झलक में ही वह समझ गई कि उसका यह जीजाजी कोई साधारण मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं सीख रहा था। तभी किंग्यू जल्दी से रात भर सिलकर तैयार किया हुआ नया बाहरी वस्त्र लेकर आई और लू चेन को देते हुए बोली, मालिक जल्दी पहन लीजिए, कहीं ठंड न लग जाए। ये देखकर जियांग लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, लू चेन जीजाजी, लगता है यहाँ तो आपकी जिंदगी बड़ी आराम से कट रही है। दीदी को तो लगा था कि आप यहाँ बहुत कष्ट में होंगे। लूचन हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ये सस्ती साली फिर आ गई। जांग लिंग्यू ने आंख झपकाते हुए कहा, मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आपकी कोई इच्छा है क्या, जैसे कि रहने की जगह बदलना? अगर मांग ज्यादा बड़ी ना हो तो पूरी की जा सकती है। ये सुनते ही लूचन की आंखें चमक उठी, तो मैं कोई मांग रख सकता हूँ? सच कहूं तो उसके मन में सचमुच एक जरूरी बात थी। जियांग लिंग्यू ने सोचा कि अब यह जरूर अंदर वाले आंगन में रहने की बात करेगा, ताकि दीदी से मिलना जुलना बढ़े और शायद आगे चलकर यह शादी भी बच जाए। उसके लिए लू चेन की हैसियत मायने नहीं रखती थी। उसे पूरा विश्वास था कि भविष्य में वही स्वयं सियांतियान रम तक पहुंचेगी और जियांग परिवार का सहारा बनेगी। लेकिन अगले ही पल लू चेन ने जो कहा, उससे जियांग लिंग्यू के चेहरे की मुस्कान जम गई। लू चेन शर्माते हुए बोला, अगर ऐसा है तो क्या आप लोग मुझे 10 चांदी के सिक्के उधार दे सकते हैं? मैं बाद में जरूर लौटा दूंगा। जियांग लिंग्यू का चेहरा काला पड़ गया। उसने अविश्वास से कहा, क्या कहा आपने? रहने की जगह नहीं बदलनी, आपको सिर्फ 10 चांदी के सिक्के चाहिए? लू चेन बिल्कुल उलझ गया। वह यहाँ आराम से रह रहा था, फिर जगह क्यों बदलता? लेकिन 10 चांदी के सिक्के उसके लिए सबसे जरूरी थे। जियांग लिंग्यू ने बेबसी से आह भरी। जियांग चिंगे कुछ ही देर इंतजार कर रही थी कि जियांग लिंग्यू काले चेहरे के साथ लौट आई। जियांग चिंगे ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? उसके मन में अचानक बुरा एहसास पैदा हुआ। कहीं उस नकली इनर डिसाइपल ने कोई बेहुदा मांग तो नहीं रख दी?
जियांग लिंगियो ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। जीजाजी ने सच में एक अजीब सी मांग रखी। ये सुनते ही जियांग किंगे का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उस रात जब वह खुद लू चेन के कपड़े उतारने गई थी तब उसने कुछ देर विरोध किया था। उसे लगा था कि शायद उसमें थोड़ी बहुत मर्यादा है, लेकिन अब लगता है कि उसका असली चेहरा सामने आ गया। जियांग चिंगे ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे पहले से पता था वह सिर्फ ऊपर से शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। अब उसकी असली औकात सामने आ गई। जियांग लिंगियो ने अजीब नजरों से अपनी बहन की ओर देखा। उसके मन में अचानक ख्याल आया कि शायद एक ही परिवार के लोग सच में एक जैसे होते हैं। दोनों ही कुछ ज्यादा सोच लेते हैं। उसने तो अभी ये बताया भी नहीं था कि लूचन ने क्या मांगा है। 10 चांदी के सिक्के मांगने से कोई पाखंडी कैसे बन गया। फिर उसने थके हुए स्वर में कहा, दीदी मैं कह रही हूँ कि जीजाजी ने सिर्फ 10 चांदी के सिक्के उधार मांगे थे। मैंने उन्हें दे दिए और कहा कि लौटाने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही जियांग किंगी के मन में लू चेन के लिए फिर से घृणा भर गई। उसने दांत भींचकर कहा, पैसों का लालची है, ऐसे आदमी का कोई भविष्य नहीं होता, इसे यहीं रहने दो। अब मुझे इसके लिए जरा भी अफसोस नहीं है। इतना कहकर वह ठंडे चेहरे के साथ अंदर वाले आंगन की ओर चली गई। जियांग लिंगियो ने बेबसी से सिर हिलाया। दीदी का मूड सच में मार्च के मौसम जैसा है, पल भर में बदल जाता है। छोटे से आंगन में लू चेन ने किंगयू को समझा दिया कि वह अब ध्यान लगाकर साधना करेगा, इसलिए उसे किसी भी हालत में परेशान न किया जाए। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा भीतर से कसकर बंद कर लिया। इस समय आधी रात बीत चुकी थी। वॉन्डाओ पवेलियन की आखिरी दिन की ऊर्जा भी पूरी तरह भर चुकी थी। लू चेन के चेहरे पर हल्की खुशी उभर आई। उसने अपनी सस्ती साली जियांग लिंगियो से मिले 10 चांदी के सिक्के निकाले और मन ही मन बोला, निर्दिष्ट चयन शुरू करो। अगले ही पल उसके हाथों के 10 चांदी के सिक्के हवा गायब हो गए। उसी समय उसके सामने एक संदेश प्रकट हुआ, कृपया वह दिशा चुनिए जिसमें आप विशेष पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं। लू चेन ने बिना हिचकिचाए टैलेंट श्रेणी चुनी। अगले ही पल उसके मन में मौजूद वंडाओ पेविलियन हल्के प्रकाश से चमक उठा। फिर एक आवाज सुनाई दी, बधाई हो, आपको स्टार स्वॉर्ड बॉडी निर्माण प्रतिभा प्राप्त हुई है। आप किसी भी समय स्टार स्वॉर्ड बॉडी को अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं। लू चैन की आंखें उत्साह से फैल गईं। पिछले 2 महीनों तक लाइब्रेरी की रखवाली करते समय उसने वहां मौजूद लगभग सारी विविध पुस्तकें पढ़ डाली थीं। उन्हीं में स्टार स्वॉर्ड बॉडी का भी विस्तार से वर्णन था। 10 महान विशेष स्वॉर्ड बॉडी में इसका स्थान 9वां था। पूरे संसार की 100 सबसे शक्तिशाली विशेष प्रतिभाओं में इसका स्थान 97वां था। इसे डिवाइन बॉडी भी कहा जाता था। केवल 100 डिवाइन बॉडी में से किसी एक का स्वामी बन जाना ही असंख्य मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर खड़े होने के लिए काफी था। स्टार स्वॉर्ड बॉडी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आक्रमण शक्ति थी। यदि रात के समय अनंत तारों की रोशनी शरीर पर पड़ती रहे तो इसकी शक्ति 10 महान स्वॉर्ड बॉडी में शीर्ष 3 तक पहुंच सकती थी। चाहे किंगलिंग स्वॉर्ड बॉडी हो या किंगलियन स्वॉर्ड बॉडी, दोनों ही इसके सामने टिक नहीं सकते थे। लेकिन यदि तारों का प्रकाश न हो तो इसकी शक्ति एक सामान्य डिवाइन बॉडी के बराबर रह जाती थी। इसी कारण स्टार स्वॉर्ड बॉडी का एक और नाम भी था, मून नाइट वॉर गॉड बॉडी। यह सब याद करते हुए लू चेन ने बिना देर किए मन ही मन कहा, समाहित हो जाओ। अगले ही पल शांत रात का आसमान अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, बादल उमड़ पड़े, चारों ओर गरजती हुई बिजली गूंज उठी। आकाश के अनगिनत मीलों तक बिजली के विशाल सर्प लहराने लगे। यहीं तक मूल चीनी टैक्स समाप्त होता है। अचानक आसमान में बिजली चमक उठी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखते ही अनगिनत लोग नींद से जाग उठे। अपने अपने आंगन में लौट चुकी जियांग किंगे और जियांग लिंग्यू भी तुरंत उठ बैठी और उनकी नींद पूरी तरह उड़ गई। जियांग किंगे साधना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे सिर्फ इतना लगा कि आधी रात को इतनी भयानक बिजली और गरज डरावनी है। लेकिन जियांग लिंग्यू ने दीवार पर टंगी अपनी किंग्यू स्वॉर्ड को हल्का कांपते देखा तो वह चौंक गई। ये क्या हो रहा है? मेरी किंग्यू स्वॉर्ड अपने आप क्यों कांप रही है? उधर गहरी नींद में सो चुके जियांग परिवार के मुखिया जियांग लियांशान भी लगातार गूंजती गरज से जाग गए। पूरे 1000 ली के दायरे में मौजूद यूनिवर्सिटी और किंगशान सिटी, दोनों जगह आसमान बिजली से जगमा उठा। असंख्य तलवारबाजों की तलवारें किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में भनभनाने लगीं। अनगिनत होतियन रेल्म के विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि जो शियांतियान रेल्म के विशेषज्ञ सामान्य दिनों में शायद ही दिखाई देते थे, वे भी इस घटना से चौंक उठे। किसी ने विशेष स्वॉर्ड बॉडी को जागृत किया है, तुरंत पता लगाओ वो कौन है। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी भी कीमत पर हमारे पक्ष में होना चाहिए। ऐसी ही आज्ञाएं दोनों बड़े शहरों में बर्फ की तरह फैल गईं। जियांग लियांशान मुख्य सभा कक्ष में बैठा धीरे धीरे गायब होते आकाशीय दृश्य को देखता रहा और आह भरते हुए बोला, काश ऐसा मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे जियांग परिवार में होता। अगर हमारे परिवार में ऐसा जीनियस होता तो मुझे चियोन सेट से किसी दामाद की भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिर में उन्होंने जो भेजा वह भी एक मामूली नौकर निकला जिसने पूरे शांतियन जियांग परिवार को शर्मिंदा कर दिया। अगले ही दिन हजारों ली तक तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। हर गली और बाजार में लोग एक ही बात कर रहे थे, कल आधी रात को अद्भुत आकाशीय घटना हुई। किसी रहस्यमय व्यक्ति ने दुर्लभ सर्वोच्च प्रतिभा जागृत कर ली। यूनिवर्सिटी के एक सराय में बैठे लोग भी इसी पर चर्चा कर रहे थे। एक निंग्युआन दूसरे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट जोश में बोला, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, अगर उस समय मैं फुर्ती ना दिखाता तो मेरी तलवार भी उस रहस्यमयी प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ उड़ जाती।
एक आदमी ने अफसोस से जांग थपथपाई और बोला, धिक्कार है, मैं कल रात जल्दी सो गया था, वरना सब अपनी आंखों से देख लेता। इतनी बड़ी घटना अब आम लोगों तक की चर्चा बन चुकी थी। जियांग चिंगी ने भी इसके बारे में सुन लिया, लेकिन वह साधना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि ऐसा आकाशीय परिवर्तन कितना बड़ा संकेत है। जियांग लिंगुई की बातें सुनकर उसने बस शांत स्वर में कहा, कोई प्रतिभाशाली पैदा हुआ है तो होने दो, उससे मेरा क्या लेना देना। जियांग लिंगुई जानती थी कि उसकी बहन ज्यादातर बातों में बिल्कुल शांत रहती है। शायद इस समय सिर्फ उसका नया पति ही उसके मन में हलचल पैदा कर सकता था। उसकी आंखें शरारत से चमकी और वह बोली, दीदी, अगर वह रहस्यमयी प्रतिभाशाली लू चेन जीजाजी ही हुए तो। जियांग चींगे तुरंत ठिठक गई और बोली, कैसी बेकार बात कर रही हो। अगर उसमें ऐसी प्रतिभा होती तो च्यून सेक्ट उसे कूड़े की तरह बाहर फेंकता। चाहे कोई भी हो, मैं मान सकती हूँ, लेकिन लू चेन कभी नहीं। अगर सच में वही निकला तो मैं जीवन भर उसकी दासी बनकर भी रह लूंगी और मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। जियांग लिंगुए मन ही मन हंस पड़ी। हर बार जीजाजी का नाम लेते ही दीदी की सारी शांति गायब हो जाती है। इस हिसाब से तो लू चेन जीजाजी भी कमाल के हैं। उधर छोटे से आंगन में लू चेन तरोताजा होकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पिछली रात स्टार स्वॉर्ड बॉडी जागृत होने के बाद तलवार के मार्ग में उसकी प्रतिभा सामान्य लोगों से कहीं आगे निकल चुकी थी। अफसोस सिर्फ इतना था कि इस समय उसके पास कोई स्वॉर्ड टेक्निक नहीं थी। लेकिन स्टार स्वॉर्ड बॉडी से मिली शक्ति के कारण उसकी साधना सीधे निंग्योन छठे स्तर तक पहुंच गई थी। वह एक ही रात में लगातार 2 स्तर ऊपर चढ़ गया। लू चेन ने तुरंत वांडाओ पेविलियन का स्टेटस पैनल खोला। होस्ट लू चेन, वर्तमान स्तर निंग्युआन छठा स्तर, दिखाई देने वाला स्तर निंग्युआन दूसरा स्तर, कल्टीवेशन टेक्निक स्टार एंशिएंट स्क्रिप्चर प्रथम स्तर, मार्शल आर्ट्स टेक्निक ल्यूशन फिंगर दक्ष स्तर। वांडाओ पवेलियन ऊर्जा भर रही है। थोड़ा सोचने के बाद लू चेन ने तय किया कि बाहर की दुनिया को वह सिर्फ निंग्युआन दूसरे स्तर की शक्ति ही दिखाएगा। 4 स्तर की वास्तविक शक्ति अपने पास छिपाकर रखना भविष्य के लिए सबसे अच्छा दांव था। जैसे ही वह बाहर आया, सामने किन्नू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसने ऊपर देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अभी तो सिर्फ एक ही रात बीती थी, लेकिन आज मालिक को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने म्यान में बंद कोई तेज तलवार खड़ी हो। उसने जल्दी से अपनी आंखें मल ली। दोबारा देखने पर लू चेन पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था। लू चेन मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, रात को ठीक से नींद नहीं आई। स्टार स्वॉर्ड बॉडी जागृत होने के बाद उसकी हर बात में एक अलग ही शांति आ गई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज की ये सारी कठिनाइयां भविष्य में मार्शल आर्ट्स की चोटी पर पहुंचने से पहले की बस छोटी सी परीक्षा है। किंग्यू ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। पता नहीं क्यों मालिक, रात के बीच में बहुत तेज गरज सुनाई दी थी। उसके बाद मेरी नींद ठीक से नहीं आई। क्या आपने भी सुना था? लू चेन ने सिर हिलाया। हाँ, सुना था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से कदमों की आहट आई। जीजाजी, आपने भी वह गरज सुनी थी, तो क्या आपको पता है कि उसका मतलब क्या था? जियांग लिंग्यू मुस्कुराती हुई आंगन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। लू चेन ने बहुत सी प्राचीन पुस्तकें पढ़ रखी थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि जब संसार की 100 महान डिवाइन बॉडीज में से कोई एक जागृत होती है तो आकाश में अलग अलग प्रकार के अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन उसने जानबूझकर अनजान बनने का अभिनय किया और पूछा, उसका क्या मतलब था? जियांग लिंग्यू रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। जीजाजी, आपने सही इंसान से पूछा है। इतनी गुप्त बात आम लोग नहीं जानते। कल रात किसी दुर्लभ डिवाइन बॉडी का जन्म हुआ है। ये कहते हुए उसकी आंखों में साफ लालसा झलकने लगी। अगर किसी के पास 100 महान डिवाइन बॉडीज में से कोई एक भी हो तो मार्शल आर्ट्स का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है। शांतियान रेलम तक पहुंचना भी कोई मुश्किल नहीं रहता। लू चेन ने तुरंत हैरानी का अभिनय किया। 100 महान डिवाइन बॉडीज। जियांग लिंग्युए संतोष से सिर हिलाने लगी। फिर लू चेन ने पूछा, तो तुम सिर्फ यही बताने आई हो? जियांग लिंग्यू ने अपनी दोनों उंगलियां आपस में घुमाई और मासूम चेहरा बनाकर बोली, जीजा जी, मुझे आपका वो चाहिए। पास में झाड़ू लगा रही किंग्यू का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, दूसरी मिस तो सच में बहुत साहसी है, ऐसी बात भी सीधे कह दी। लू चेन भी एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया।